हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, अपने 5 लेसन जो है आपके राजनीति सिद्धांत की बुक में पूर्ण हो गए हैं। अगला जो लेसन आपके छठा है नागरिकता। नागरिकता क्या होती है ये जानने से पहले जो है हम इस लेसन का थोड़ा परिचय देख लेते हैं। तो शुरुआत हम परिचय से करते हैं। यहाँ पर परिभाषा को एक बार छोड़ देते हैं। यहाँ पर परिचय देखते हैं। पहले लेसन का परिचय क्या है, तो देखो हमने अपनी जो बात है नागरिकता की जो सुप्रसिद्ध परिभाषा है जो मैंने दे रखी है यहाँ पर, क्या कि नागरिक एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और सम्मान सदस्यता होती है। किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और सम्मान सदस्यता भी नागरिकता कहलाती है। तो किसी व्यक्ति को किसी समुदाय की पूर्ण और सबके समान सदस्यता मिल जाती है तो उस व्यक्ति को हमें उस समुदाय का नागरिक कहते हैं। तो इस अध्याय में हमारी बात है वो नागरिकता की इस सुप्रसिद्ध परिभाषा से शुरू होती है। ये एक प्रसिद्ध परिभाषा है नागरिकता की जो सीधी और सरल है कि किसी भी समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता ही नागरिकता कहलाती है। अगर आप किसी भी समुदाय में रहते हैं, जैसे हम भारतीय समुदाय में हैं, भारतीय समुदाय की हमें पूर्ण और अन्य भारतीयों के समान सदस्यता प्राप्त हो गई तो हम भारत के नागरिक हो गए। इसी प्रकार जापानी भी है, जापानी नागरिकता है, जर्मन के है तो जर्मन की नागरिकता है, हाँ ना, ब्रिटिश है तो ब्रिटिश नागरिकता है। अलग अलग देशों की जो है अपनी अपनी नागरिकता होती है। अगर कोई भी देश अपने नागरिकों को समान जो है आपके और पूर्ण सदस्यता प्रदान करता है अपने समुदाय की तो वो नागरिकता कहलाती है। इस अध्याय में हम ये छानबीन करेंगे, ये जांचने का प्रयास करेंगे इस अध्याय में। कौन से अध्याय में? नागरिकता वाले अध्याय में। क्या जांचने की कोशिश करेंगे, क्या छानबीन करेंगे? देखो, आज नागरिकता का सही अर्थ क्या होता है? ये तो सुप्रसिद्ध एक सरल सी परिभाषा है, लेकिन वास्तव में नागरिकता का आज के समय में सही अर्थ क्या होता है, एक तो इस बात को जानने का प्रयास इस अध्याय में हम करेंगे। दूसरी बात है, इस बात को जानने के बाद में कि नागरिकता क्या होती है, इसको जानने के बाद में हम उन बहसों और संघर्षों की चर्चा करेंगे जो आपके पूर्ण और सम्मान सदस्यता के लिए हुई है। यानी समाज ने प्राचीन समय से, लंबे समय से जो आपके संघर्ष किए हैं, समाज में एक बहस रही है किस बात की? समाज की पूर्ण सदस्यता की, पूर्ण सदस्यता के लिए बहस रही है, संघर्ष किए हैं समाज ने पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के लिए, अर्थात नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो बहसें हुई है, जो संघर्ष हुए हैं, उन संघर्षों की भी हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। अगले परिच्छेद में जो अगला आपका प्रकरण बिंदु होगा, उस बिंदु में नागरिक और राष्ट्र के बीच में जो संबंध है उन संबंधों पर भी चर्चा करेंगे। विभिन्न देशों के स्वीकृत नागरिकता की कसौटी की भी चर्चा करेंगे। विभिन्न देशों ने अपने अपने यहाँ पर नागरिकता प्रदान कर रखी है नागरिकों को। क्या सभी देशों में सभी लोगों को नागरिकता प्राप्त है क्या? इन बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। नागरिकता के लोकतांत्रिक सिद्धांत तथा आपके इस सिद्धांत का जो निहित भाव है उसको भी पहचानने का प्रयास करेंगे कि नागरिकता का लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है वो क्या है, इसमें निहितार्थ क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र में नागरिकता का अर्थ क्या होता है, ये भी इस अध्याय में हम समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। हाँ ना बेटा, देखो आपके नागरिकता सार्वभौम होनी चाहिए, इसका क्या अर्थ है? हम चाहते हैं कि नागरिकता सार्वभौम होनी चाहिए, एक भूभाग पर रहने वाले सभी लोगों को नागरिकता मिलनी चाहिए। तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी राष्ट्र का सदस्य मान लिया जाना चाहिए। क्या ये अर्थ है इसका? ऐसी हालत में हम तमाम जो आपके राष्ट्रहीन लोग हैं उनके अस्तित्व की भी व्याख्या करेंगे, क्योंकि एक भूभाग में रहने वाले सभी लोगों को नागरिकता प्रदान प्राप्त नहीं होती है। न तो एक राष्ट्र अपने भूभाग में रहने वाले सभी लोगों को नागरिकता देता है और न ही उस भूभाग में रहने वाले सभी लोगों को नागरिकता प्राप्त होती है। अगर ऐसा होता तो दुनिया के अनेक क्षेत्रों में लोग अपनी
नागरिकता प्राप्त करने के लिए, वहाँ की नागरिकता प्राप्त करने के लिए, वहाँ की जो आपके पूर्ण और समान सदस्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वो संघर्ष नहीं होते। लेकिन आज दुनिया के अनेक क्षेत्रों में जो राष्ट्रहीन लोग हैं वो आपके जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र की पूर्ण और समान सदस्यता के लिए संघर्ष कर रहे हैं बेटा। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें पूर्ण और समान सदस्यता मिल जाएगी तो वो उस राष्ट्र के सभी अधिकारों का उपयोग करने लग जाएंगे, उस राष्ट्र के अन्य लोगों के समान और बराबरी का महत्व उनको मिल जाएगा। तो जो लोग राष्ट्रहीन है उन लोगों के राष्ट्रहीन अस्तित्व की भी हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे कि ऐसे जो लोग हैं जो राष्ट्रहीन है, जिनका अपना कोई राष्ट्र नहीं है, ऐसे लोगों का अस्तित्व क्या होता है, उनके अस्तित्व की व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे मुद्दों पर भी जो है इस अध्याय में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अंतिम जो अध्याय का हमारा परिचय होगा उसमें हम वैश्विक नागरिकता के मुद्दे पर विचार करेंगे कि संपूर्ण विश्व के लोगों को एक वैश्विक नागरिकता प्राप्त हो सकती है क्या, या ऐसी नागरिकता प्रदान की जा सकती है क्या ऐसी नागरिकता का कोई अस्तित्व है क्या। तो ये चीजें हैं, उन पर भी हम क्या करेंगे, इस अध्याय के अंत में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप कहते हैं नागरिकता की भूमिका। पहला पॉइंट क्या था कि नागरिकता की भूमिका। तो भूमिका भी आपके परिभाषा से शुरू होती है। आपके नागरिकता की भूमिका देखो, आपकी नागरिकता की जो परिभाषा है क्या, कि किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता ही नागरिकता कहलाती है। समकालीन यानी कि आज के विश्व में राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ साथ कुछ अधिकार भी दिए हैं। अपने कौन से नागरिकों को, कौन से सदस्यों को, जो पूर्ण और समान सदस्यता प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात जो एक राष्ट्र के नागरिक हो चुके हैं, उन नागरिकों को आज के जो राजनीतिक देश है, राजनीतिक लोकतांत्रिक देश है, ये देश क्या करते हैं, एक तो राजनीतिक पहचान देते हैं। जैसे हमारी राजनीतिक पहचान, हम भारतीय हैं, ये राजनीतिक पहचान होगी। एक उनको कुछ अधिकार देते हैं। क्या प्रदान किए जाते हैं? अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो पहचान के रूप में हम भारतीय हैं, जर्मनी का रहने वाला जर्मन कहलाता है, जापान का रहने वाला जापानी कहलाता है, ब्रिटेन का ब्रिटिश कहलाता है। नागरिक अपने राष्ट्र से कुछ बुनियादी अधिकार पाते हैं और इन बुनियादी अधिकारों के साथ साथ में वो जो है आपके सहयोग और सुरक्षा की भी गारंटी चाहते हैं। कोई भी नागरिक हो, किसी भी देश का हो, वो नागरिक चाहता है कि मेरे लिए कुछ बुनियादी अधिकार होने चाहिए और उन बुनियादी अधिकारों की गारंटी होनी चाहिए कि देश वो अधिकार प्रदान करेगा ही। साथ साथ में वो कहीं पर भी जो है यात्रा करने में सहयोग है, सुरक्षा है, ऐसी जो चीजें हैं इनकी भी जो है राष्ट्र से अपेक्षा करता है, अपने समुदाय से अपेक्षा करता है। किसी राष्ट्र के आपके संपूर्ण सदस्य होने का महत्व देखो तब ठीक समझ में आता है जब हम दुनिया भर में उन हजारों लोगों की स्थिति के बारे में सोचें जो दुर्भाग्यवश शरणार्थी या जो आपके अवैध प्रवासियों का जीवन जी रहे। यानी कि किसी भी चीज का जो महत्व होता है वो महत्व कब समझ में आता है, जब वो वस्तु या वो चीज हमें प्राप्त नहीं होती है या हम उस वस्तु को प्राप्त करने के प्रयास करते हुए लोगों को देखते हैं, तब हमें उसका महत्व समझ में आता है। तो यहां पर नागरिकता का महत्व क्या है, ये ठीक कब समझ में आएगा हमें, ये ठीक तब समझ में आएगा हमें जब हम दुनिया भर के हजारों ऐसे लोग हैं जो नागरिकता के लिए प्रयास कर रहे हैं, नागरिकता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जहां पर रह रहे हैं उन देशों की सरकारों से, और उन देशों की सरकारों ने उन्हें क्या मान रखा है, शरणार्थी मान रखा है। वो
वो एक तरह से प्रवासी, दूसरे देश से आकर के जो रहता है उसे हम प्रवासी कहते हैं। तो प्रवासियों का साथ जीवन जी रहे हैं, क्योंकि प्रवासियों को और शरणार्थियों को कोई अधिकार नहीं होते। जैसे अपना देश भारत है, भारत में अगर पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या किसी दूसरे देश से कोई व्यक्ति आकर के, कोई व्यक्ति या परिवार आकर के रहता है तो वो हमारे देश में शरणार्थी है। क्यों है शरणार्थी? क्योंकि उसे भारत की पूर्ण और समान सदस्यता प्राप्त नहीं है। और पूर्ण और समान सदस्यता प्राप्त नहीं होने का मतलब यह है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था द्वारा जो अधिकार यहाँ के सदस्यों को दिए गए हैं, जिनको हम बुनियादी अधिकार कहते हैं, स्वतंत्र जो आपके आने जाने का अधिकार है, सहयोग, ऐसे अधिकारों में सहयोग प्राप्त करने का अधिकार है, ये चीजें उन लोगों को नहीं मिलती। इसलिए जो आप्रवासी होते हैं, दूसरे देशों से आने वाले होते हैं, वो इस बात के लिए संघर्ष करते हैं कि हम आपके देश में रह रहे हैं तो हमें पूर्ण और समान सदस्यता मिलनी चाहिए। हाँ, अब बात आती है आपकी कि आपकी उनको मिल जानी चाहिए, अगर इसे पालन करा है कि उनको पूर्ण और समान सदस्यता मिल जानी चाहिए। तो अगर हम ऐसे बाहर से आने वाले, दूसरे देशों से आने वाले लोगों को पूर्ण और समान सदस्यता देने लग जाएंगे तो फिर दुनिया से के देशों से यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आकर के बस जाएंगे। हमारे जो संसाधन है वो तो हमारे लोगों के लिए ही है, उनका उपयोग बाहरी लोग करने लग जाएंगे तो आप ये चाहोगे ये लोग हमारी नौकरी छीन ली, लोगों ने हमारी अधिकार छीन ली। तो ऐसे कोई भी देश जो है बाहर से, दूसरे देशों से आने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान नहीं करता, और अगर प्रदान करे भी तो वहां की जनता विरोध करती है। जनता विरोध क्यों करती है, इसके बारे में हम आगे इसी अध्याय में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि नागरिकता का जो महत्व है वो महत्व है हम उन लोगों के संघर्ष को देखें जो अपने जिस राष्ट्र में वो रह रहे हैं वहां पर वो पूर्ण और समान सदस्यता के लिए कर रहे हैं। वो वहां पर एक शरणार्थी दूसरे देश से आकर के शरण लेकर के रह रहा है, शरणार्थी की तरह जीवन जी रहे हैं या प्रवासी का जीवन जी रहे हैं, तो उनको देखते हैं तब हमें नागरिकता का महत्व पता चलता है कि पूर्ण और समान सदस्यता में और आप्रवासी या शरणार्थी में क्या अंतर है। ऐसे लोग कौन से जो शरणार्थियों का जीवन जी रहे हैं, प्रवासियों का जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों को कोई राष्ट्र अधिकारों की गारंटी नहीं देता, उनको कोई अधिकार नहीं दिए जाते राष्ट्र द्वारा, और आम तौर पर उनका जो जीवन होता है वो असुरक्षित हालातों में जीवन जीते हैं। उनके जीवन की सुरक्षा की गारंटी किसी देश के पास नहीं होती है, कोई देश उसकी जीवन की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है। तो ऐसे में ये शरणार्थी और प्रवासी लोग असुरक्षित जीवन जीते। कौन से प्रवासी? अवैध प्रवासी, जो अवैध रूप से बसे हुए हैं। तो ये असुरक्षित हालातों में अपना जीवन यापन करते हैं। आपके मनपसंद राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता उनके लिए ऐसा लक्ष्य है। अब वो लोग, उन लोगों का लक्ष्य क्या है? इन लोगों का जो अवैध प्रवास कर रखे हैं, जो शरणार्थियों का जीवन जी रहे हैं, उनका लक्ष्य यह है कि उन्हें उस देश में, जिस देश में वो रह रहे हैं, क्या मिले? पूर्ण और समान सदस्यता मिल जाएगी। और पूर्ण और समान सदस्यता के लिए वो क्या करें? आपके संघर्ष करने के लिए भी तैयार है, चाहे देश से करना पड़े, चाहे देश की जनता से करना पड़े, चाहे वहां के कानून से करना पड़े, उनसे सबसे जो है आपके संघर्ष करने के लिए तैयार है। जैसा कि आज हमें मध्य पूर्व के फिलिस्तीनी शरणार्थियों की बात करें तो उनके मामले में देख सकते हैं, फिलिस्तीन का जो मध्य पूर्वी भाग है वहां पर शरणार्थी रहते हैं, और वो शरणार्थी फिलिस्तीन की सरकार से संघर्ष कर रहे हैं। किसके लिए? पूर्ण सदस्यता के लिए। पूर्ण सदस्यता अर्थात नागरिकता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नागरिकों को जो आपके अधिकार होते हैं, अधिकारों की सुस्पष्ट प्रकृति आपके विभिन्न राष्ट्रों में भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक राष्ट्र में बताया था मैंने, अपने समाज के वे सदस्य जो पूर्ण और समान सदस्यता प्राप्त कर चुके हैं, जिन्हें हम नागरिकता कहते हैं, उन लोगों को सभी राष्ट्र क्या करते हैं? आपके सुस्पष्ट प्रकृति के
कुछ बुनियादी अधिकार प्रदान करते हैं और ये बुनियादी अधिकार लोकतांत्रिक देशों के आधार पर अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। उनमें से कुछ राजनीतिक अधिकार जो है आपके लगभग सभी राष्ट्रों में समान रूप से होते हैं। राजनीतिक अधिकारों में आपको पीछे बताया था मैंने, राजनीतिक अधिकारों में कौन कौन से अधिकार आते हैं बेटा? अरे पिछले अध्याय में तो चर्चा हुई थी अपनी, राजनीतिक अधिकारों में कौन कौन से अधिकार आते हैं? मत देने का अधिकार है, निर्वाचित होने का अधिकार है, निर्वाचित करने का अधिकार है, निर्णय जो निर्माण की प्रक्रिया है उस निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भागीदार बनने का अधिकार है। ये राजनीतिक अधिकारों में आते हैं। तो राजनीतिक अधिकार में जो आपके शामिल है, जो लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को प्रदान करते हैं, अभिव्यक्ति या आस्था जैसे जो नागरिक अधिकार है वो भी जो है आपके ये लोकतांत्रिक जो राज्य है वो अपने नागरिकों को प्रदान करते हैं। न्यूनतम मजदूरी है, आपके शिक्षा प्राप्त करने जैसे अधिकार भी जो है आपके बुनियादी अधिकारों में आते हैं, जो आपके सामाजिक आर्थिक अधिकारों के रूप में माने जाते हैं। कौन से? न्यूनतम मजदूरी का और शिक्षा का अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, क्योंकि मजदूरी आर्थिक क्षेत्र में आता है। शिक्षा से एक सामाजिक प्राणी बनने के लिए मनुष्य को आवश्यक होता है। तो ये सामाजिक आर्थिक अधिकार है। तो ये अधिकार भी जो है आपके एक लोकतांत्रिक सरकार द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। अधिकारों और प्रतिष्ठा की समान नागरिकता के बुनियादी अधिकारों में से एक है। कौन से अधिकार? आर्थिक और सामाजिक अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा और साथ साथ में दूसरों को समान अधिकार देने के लिए ये अधिकार बहुत जरूरी होती है, बुनियादी माने जाते हैं। तो इनमें आपके राजनीतिक अधिकार भी हो गए, सामाजिक अधिकार भी हो गए और आर्थिक अधिकार भी हो गए। तीनों ही प्रकार के अधिकार जो है आपको पिछले अध्याय में मैंने बताया था, लिख करके समझाया भी था आपको। ये अधिकार जो है प्रत्येक लोकतांत्रिक सरकारें अपने नागरिकों को प्रदान करती हैं। अब यही अधिकार जो मैंने बताया आपके कौन से राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, ये अधिकार उन लोगों को ही प्राप्त होते हैं जो अपने समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता प्राप्त कर चुके होते हैं। अर्थात एक देश के जो नागरिक होते हैं उन नागरिकों को ही एक देश क्या करता है, ये अधिकार प्रदान करता है। और इन अधिकारों के लिए इसीलिए जो है आपके जिन लोगों को अधिकार प्राप्त नहीं है वो क्या करते हैं, जिन लोगों को नागरिकता प्राप्त नहीं है वो नागरिकता प्राप्त करने का प्रयास इसीलिए करते हैं कि उनको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार मिल जाए। ये अधिकार मिलने से वो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। अब देखिए आपके नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते हैं उन सभी को संघर्ष के बाद हासिल किया है। आज आप भी जिन अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं वो अधिकार आपको ऐसे ही मुफ्त में नहीं मिले कि आपको जो है मुफ्त में झोली में डाल दिया कि ये अधिकार है आप प्रयोग करो इनका। नहीं, अंग्रेजी शासन में अनेक भारतीयों ने, अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना रक्त बहाया जिनकी गिनती नहीं है, जिनकी गिनती नहीं है कि कितने लोगों ने रक्त बहाया है। उसी के परिणाम स्वरूप आपको ये आजादी मिली है, आपको ये अधिकार मिले हैं, आपको ये नागरिकता मिली है। तो ये अधिकारों के लिए ही हम संघर्ष कर रहे थे, चाहे आपके 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष देखो भारत के लिए, उसके बाद में अनेक जो आपके संघर्ष हुए और उन संघर्षों में न जाने कितने लोगों ने अपनी जिंदगी को गंवाया है, जीवन को गंवाया है, पता नहीं, उनके परिवार उजड़ गए। अंग्रेजी सरकार ने इन स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए कितने ही गांवों को जला दिया था, जिनमें लोग, स्त्रियां, बच्चे अगर आग में फंस गए तो जीवित जल गए थे। तो ये सारी जो समस्याएं थी, बातें थी, ये बातें या ये घटनाएं या ये परेशानियां भारतीय लोग क्यों झेल रहे थे? अधिकारों के लिए। क्यों झेल रहे थे? अधिकारों के लिए झेल रहे थे। क्यों संघर्ष कर रहे थे अंग्रेजी सरकार से? अंग्रेजी सरकार से वो संघर्ष इसीलिए कर रहे थे कि उनको
अधिकार मिले। तो जो भी आज अधिकार हमारे पास में है वो अधिकार हमें ऐसे नहीं मिले, इनके लिए हमें लंबे समय से क्या करना पड़ा है, संघर्ष करना पड़ा है। संघर्ष करके ही हमने अधिकारों को प्राप्त किया है। जनता ने अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को मुखर करने के लिए प्रारंभिक संघर्ष शक्तिशाली राजतंत्र के विरुद्ध किए। शुरू में जो संघर्ष किए जनता ने, किसके लिए, अपने अधिकारों को मुखर करने के लिए, प्रकट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, वो पर जो है आपके संघर्ष किसके साथ किए, शक्तिशाली राजाओं के साथ। शक्तिशाली राजतंत्र के साथ। राजतंत्र का मतलब है राजा का शासन, राजा का शासन। राजतंत्र राजा का शासन। तो राजाओं से जो है आपने क्या किया, संघर्ष किया। अनेक यूरोपीय देशों की बात करें तो यूरोपीय देशों में ऐसे संघर्ष हुए हैं जो राजाओं के विरुद्ध में हुए हैं। कुछ जो आपके राजतंत्रों के विरुद्ध संघर्ष हुए वो हिंसक थे और कुछ अहिंसक थे। हिंसक संघर्षों की बात करें तो आपके 1789 की फ्रांस की क्रांति जो आपने 9th क्लास में पढ़ी, फ्रांस की क्रांति थी। फ्रांस की क्रांति में जो है आपके फ्रांसीसी जनता और राजा की सेना के बीच में रक्त बहा और फिर लुईस 16वें को क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई। तो वो भी हिंसक क्रांति थी। एशिया और अफ्रीका के अनेक उपनिवेशों में समान नागरिकता की मांग और औपनिवेशिक शासन के से स्वतंत्रता हासिल करने का जो संघर्ष है उसी का हिस्सा थी। अभी बता रहा था मैं भारत के लिए, भारत एशिया महाद्वीप में है। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप पर के देशों पर जो है आपके यूरोपीय देशों का शासन था। ब्रिटिश इंग्लैंड के जो अंग्रेज थे भारत पर शासन कर रहे थे वो यूरोपीय थे, क्योंकि यूरोप महाद्वीप में आता है। फ्रांसीसी है, डच है, पुर्तगाली है, इन्होंने जो है आपके अंग्रेज है, इन्होंने क्या कर रखा था, अफ्रीका और एशिया के जो देश है उन पर अधिकार कर रखा था। और ये सभी देश यूरोप के थे। तो इन्हें यूरोपीय देशों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार भारत की जनता ने संघर्ष किया है उसी प्रकार का संघर्ष अफ्रीका और एशिया के अन्य देशों की जनता ने भी किया है। किनके विरुद्ध में, यूरोपीय देशों के विरुद्ध में, ताकि उनको स्वतंत्रता मिले और स्वतंत्रता से उनको अधिकार प्राप्त होंगे। तो अधिकारों के लिए जो है आपके ऐसा संघर्ष किया है। दक्षिणी अफ्रीका में देखें तो दक्षिणी अफ्रीका में आपके समान नागरिकता की मांग औपनिवेशिक शासकों से स्वतंत्रता हासिल करने के लिए भी संघर्ष किया है। तो दक्षिणी अफ्रीका ने आपके औपनिवेशिक शासकों से जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भी जो आपके क्या किया, संघर्ष किया। तो साथ साथ में वहां पर जो है आपके गोरे लोगों की सरकार स्थापित हो गई और गोरे लोगों की सरकार रंग भेद करते थे। अफ्रीका के मूल निवासी श्वेत रंग के थे, काले रंग के, और यूरोपीय जो बहुत ही कम संख्या में थे गोरे रंग के थे। तो इन काले लोगों के साथ जो अफ्रीकी मूल के निवासी थे उनके साथ अंग्रेज लोग क्या करते थे, भेदभाव करते थे। अंग्रेजों ने सत्ता प्राप्त कर रखी थी जो संख्या में कम थी, और यहाँ पर शिक्षा से लेकर के हर प्रकार की सुविधा वाली व्यवस्थाएं सब अलग अलग थी। गोरे लोगों के लिए अलग, काले लोगों के लिए अलग। गोरे लोगों की बस्तियां भी अलग होती थी, और काले लोग अगर गोरे लोगों की बस्ती में काम करने के लिए जाए तो उन्हें पास लेना पड़ता था, अनुमति के बिना वो नहीं जा सकते थे। ऐसा जो है आपके जीवन वहां के जो मूल अफ्रीकी लोग थे उनके साथ भेदभाव हो रहा था, रंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर भेदभाव, और इस भेदभाव वाले जीवन में वो जी रहे थे। तो उन्होंने इसके खिलाफ संघर्ष किया और ये संघर्ष लंबे समय तक चला। 1990 के दशक के आरंभ में जाकर के जो है आपके वहां की गोरी सरकार ने अफ्रीका के जो काले लोग थे उन काले लोगों को समान अधिकार देने के लिए तैयार हुए। कब है? 1990 के दशक। दक्षिण अफ्रीका का संविधान 1994 में बना, जब वहां की गोरी सरकार ने उन्हें समान अधिकार देने के लिए बाध्य होना पड़ा था। नहीं, पहले संविधान गोरे लोगों द्वारा बनाया था। दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों को वोट देने का अधिकार था, सरकार भी गोरे लोगों की होती थी, गोरे लोगों के ही निर्णय लेते थे, सारे काम गोरे लोगों के लिए थे। काले लोगों को कोई अधिकार नहीं था वहां पर। ऐसा न तो मत देने का अधिकार था, न आपके निर्वाचित होने का अधिकार था, न जो आपके निर्णय प्रक्रिया में भागीदार होने का अधिकार था। और मैंने यहाँ तक बता दिया आपको
कि काले लोगों को तो गोरे लोगों की बस्तियों में जाने का अधिकार भी नहीं था। स्वतंत्रता पूर्व को भ्रमण नहीं कर सकते थे अपने देश में। देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्रता पूर्वक आने जाने का अधिकार काले लोगों को नहीं था। और इन्हीं अधिकारों के लिए लंबे समय तक दक्षिणी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में आंदोलन चला, संघर्ष चला। जो आपने पीछे स्वतंत्रता वाले पाठ में पढ़ा था कि नेल्सन मंडेला ने जो आपके जीवन के 28 वर्ष जेल की कालकोठरी में काटी, क्यों? नागरिकता प्राप्त करने के लिए, समाज में समान और पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के लिए। आप देखें तो आपने अपने देश में भी देखें तो महिला आंदोलन कर रही है, दलितों के आंदोलन होते हैं। महिला आंदोलन, दलित आंदोलन क्यों है? महिलाएं जो है समाज में सबके साथ बराबरी का अधिकार चाहती है, दलित भी जो है आपके सबके साथ बराबरी का अधिकार चाहते हैं, इसी के लिए जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। तो बराबरी का अधिकार कब मिलेगा? जब समान सदस्यता मिली हुई है, उनको पूर्ण और समान सदस्यता मिली हुई है। लेकिन ये सदस्यता मिलने के बावजूद भी समाज के लोग उनके साथ क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। और ये भेदभाव समाप्त कराने के लिए वो क्या कर रहे हैं? लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, हाँ ना? तो इन आंदोलनों का, महिला आंदोलन हो, दलित आंदोलन हो, इन सब का जो मकसद है वो मकसद ये है कि वो अपनी जरूरतों की ओर ये लोग आंदोलन के माध्यम से क्या करना चाहते हैं? जनता का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, ताकि समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित हो सके। उनके अधिकार भी समान मिले हुए और अवसर भी सुनिश्चित हो सके कि उनको सबको समान अवसर मिलेंगे। इन्हीं के लिए वो क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं, ताकि सरकार की नीतियों को प्रभावित कर सके आंदोलन के माध्यम से और समान अवसर और समान अधिकार प्राप्त कर सके। नागरिकता सिर्फ राज्य सत्ता और उसके सदस्यों के बीच के संबंधों को निरूपित नहीं करती है। आप ये सोचो कि नागरिकता से नागरिकों और सरकार के बीच में क्या संबंध है? वो संबंध ज्ञात होता है, उनको निरूपित करती है? नहीं, नागरिकता सरकार और जनता के बीच में या समाज के बीच में जो संबंध होते हैं उनको निरूपित तो करती ही करती है, बल्कि वो जो है इससे अधिक नागरिकों के आपसी जो संबंध है उनको भी प्रकट करती है। नागरिकों के सरकार और जनता के बीच में, नागरिकों के बीच में संबंध है उनको तो प्रकट करती ही करती है नागरिकता, बल्कि ये नागरिकों के आपसी संबंधों को भी प्रकट करती है। इसमें नागरिक एक दूसरे के प्रति सम्मान के प्रति निश्चित दायित्व शामिल है कि प्रत्येक नागरिक का एक दूसरे के प्रति क्या दायित्व है। किसमें समझते हैं? नागरिकता में क्या शामिल है? एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति सम्मान दायित्व। तो नागरिकता से अधिकार प्राप्त नहीं होते, बल्कि साथ साथ में नागरिकता हमें दायित्व भी प्रदान करती है कि हम जैसे अधिकार चाहते हैं वैसे ही अधिकारों का दूसरों को प्रदान करें। हम जैसा अपने साथ व्यवहार चाहते हैं वैसा व्यवहार ही दूसरों को भी दें। इसमें देखो आपके किसमें? नागरिकता में राष्ट्र द्वारा थोपी गई कानूनी बाध्यताएं नहीं होती है। नागरिकता मिल जाती है तो उन नागरिकों पर, एक राष्ट्र के नागरिकों पर एक राष्ट्र अपनी मनमर्जी नहीं थोप सकता, कानून के आधार पर जैसी चाहे वैसी बाध्यताएं नहीं थोप सकता, बल्कि नागरिकता प्राप्त समुदाय के सहज जीवन में भागीदारी होने और योगदान करने का जो नैतिक दायित्व है वो शामिल होता है कि सरकार जो है आपके बातें कानूनी नहीं थोप सकती, बल्कि साथ साथ में नागरिकों का जो है सहज जीवन है जीने में भागीदार बनने और अपने नैतिक दायित्व को पूरा करने का जो दायित्व होता है वो भी नागरिकता में सम्मिलित होता है। कहने का मतलब नागरिकता हमें एक दूसरे के प्रति जिस प्रकार सम्मान के दायित्व सौंपती है, वैसे ही नागरिकता हमारे को ये दायित्व भी सौंपती है कि हम एक दूसरे का जीवन सहज बनाने में, सरल बनाने में सहयोग करें, उसके जीवन को सरल बनाने में हमारा क्या योगदान होता है वो योगदान प्रदान करें। ये दायित्व भी जो है नागरिकता द्वारा प्रदान किए जाते हैं, दिए जाते हैं। नागरिकों को देश की संस्कृति और प्राकृतिक जो संसाधन है उनका उत्तराधिकारी और न्यायशील माना जाता है। जिसका नागरिकों को क्या मिलता है? आपके देश की जो आपके संस्कृति और प्राकृतिक संसाधन
नागरिक देखो आपके देश की संस्कृति और प्राकृतिक जो अधिकार जो संसाधन है, प्राकृतिक के संसाधन, भूमि है, जंगल है, नदियां है, पहाड़ है, अन्य खनिज पदार्थ है, ये प्राकृतिक संसाधन है। तो सांस्कृतिक और प्राकृतिक जो संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधनों के हम क्या होते हैं, नागरिक क्या होते हैं आपके उत्तराधिकारी होते हैं। क्या होते हैं बेटा, उत्तराधिकारी या न्यासी। न्यासी का मतलब होता है अधिकार प्राप्त करने वाला, के उत्तराधिकारी होते हैं। न्यास का मतलब न्यास सामूहिक रूप से सबका जो जिसमें अधिकारों हिस्सा हो, सबका हिस्सा हो तो वो न्यास कहलाता है। तो न्यासी माना जाता है कि इनको नागरिकों को, कि हमारी जो जैसे हमारी जो भी सांस्कृतिक संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक संसाधन है, इनके उत्तराधिकारी हमारी आने वाली पीढ़ियां होगी जो हमारे देश के नागरिक हैं। तो एक देश के नागरिक ही क्या होते हैं, उस देश के जितने भी प्राकृतिक और सांस्कृतिक जो संसाधन होते हैं उनके उत्तराधिकारी होते हैं। किसी राजनीतिक अवधारणा को समझना चाहते हैं, कोई भी राजनीतिक अवधारणा हो, चाहे स्वतंत्रता हो, समानता हो, ये राजनीतिक अवधारणाएं हैं, नागरिकता हो, ये राजनीतिक अवधारणाएं पढ़ रहे हैं हम, राजनीतिक सिद्धांत की बुक है इसमें। तो ये तो कोई भी अवधारणा हो, आपको उस अवधारणा को समझने का सबसे सरल तरीका उन उदाहरणों की पड़ताल करना है। अगर किसी अवधारणा को हम समझना चाहते हैं तो उस अवधारणा से संबंधित जो भी उदाहरण है उनकी पड़ताल करो, उनकी जांच कर लो, उन उदाहरणों को पढ़ लो, उन उदाहरणों को समझ लो, अवधारणा सब समझ में आ जाएगी। तो किसी भी राजनीतिक अवधारणा को समझने का अच्छा तरीका उन्हें उदाहरणों की पड़ताल करना है जिनमें जाने माने अर्थों में ऐसे समूह द्वारा सवालिया निशान खड़ा किया गया है, सवालिया निशान लगाया जा रहा है, जो समूह ये महसूस करते हैं कि उनमें उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं का ख्याल नहीं किया गया। यानी कौन से उदाहरण, ऐसे उदाहरण जो जाने माने अर्थों में ऐसे समूह द्वारा सवालिया निशान किया गया है, ऐसे समूह जाने माने में जानबूझ करके जानते हुए ये सवालिया निशान करते हैं और वो उस समूह महसूस करते हैं कि उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनका ख्याल नहीं रखा गया, समुदाय द्वारा या सरकार द्वारा उनका ख्याल नहीं रखा गया, उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया गया। ऐसी बात जो समूह समझते हैं, उन समूह के उदाहरणों की पड़ताल करके हम क्या कर सकते हैं, राजनीतिक अवधारणाओं को समझ सकते हैं। तो ये आपके जो लेसन है नागरिकता का, उस लेसन में नागरिकता संबंधी जो भूमिका थी, उस भूमिका को हमें पढ़ रहे थे। आप जो बुक में जो कुछ पढ़ाया जाता है उसको आप बुक में पढ़ें, वीडियो देखें, उसको बुक में पढ़ें और समझने का प्रयास करें। आप पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। आप ये सोचो कि वीडियो को देख लिया, इतिश्री बस यही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। आपको अपनी बुक भी पढ़नी है और इस बुक को पढ़ने के बाद में दोबारा इसको सुने और फिर समझने का प्रयास करें।